नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में, जहां हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एडुकेटिव पैटर्न पर आधारित मैथ के पिनाकल के जो सेक्शनल मार्क हैं, इनके जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हमारा मॉक नंबर 15 है। तो इस मॉक के जितने भी कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्ट या कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे, तो उनको हम लोग बहुत ही शार्ट अप्रोच के जरिए या फिर कह सकते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आ चुका है एसएससी सीजीएल 2026 का, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस में लग जाइए। और देखिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भूमि पर एक बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 5 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1500√3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी बतानी हमारे पास क्या होगी। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक भूमि पर एक बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं कोई ड्रोन है जो आपका यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वो जो उसकी ऊंचाई है ड्रोन की क्षैतिज रूप से, वो कांस्टेंट रूप से मतलब लगातार जो है 1500√3 मीटर ऊंचा है। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये आपके पास 1500√3 है। अब आगे दे रहे हैं कि 5 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता है। मान लीजिए उड़ रहा है इधर की तरफ, और क्या है कि 5 सेकंड बैठे और इतना उसने उड़ लिया, और उड़ने के बाद अब जो उसके द्वारा एंगल बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है 30 डिग्री। तो कहने का मतलब ये जो अंदर ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको दूसरे पेन से हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके पास जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 30 डिग्री। तो ये आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर ये जो बाद वाला ट्रायंगल बना है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है प्रेक्षर से, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा 90 में 30 घटा देंगे तो 60 डिग्री बनेगा। अगर इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, पहले वाले में ये एंगल जो है 60 डिग्री बना रहा था, अब यहाँ से 60 बना रहा था, ये 90 है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो ऊंचाई है दोनों केसों में बता रहा है कि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1500√3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो लगातार जो उसकी ऊंचाई है ये आपके पास कितनी है, 1500√3 मीटर है। अगर ये 1500√3 मीटर है, तो ये अगर 60 डिग्री है, तो 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। अगर 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 के सामने क्या है, √3 है। ये √3 बराबर है, तो ये भी √3 आपके पास इक्वल होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस होगी, सेम डिस्टेंस ये भी होगी। अगर ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है जिसकी वैल्यू 1500√3 है। अगर ये √3 30 के सामने है, तो 7 के सामने आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके सामने 1√3 होता है, 1√3 2। तो अगर 30 के सामने √3 है तो इस 60 के सामने √3 गुणे √3 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से टोटल इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस यहाँ तक कितनी है, यहाँ तक देखोगे तो 1 है यूनिट, और टोटल आपके पास यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 3 यूनिट है, ठीक है। अब अगर √3 की वैल्यू 1500√3 है, अगर √3 की वैल्यू 1500√3 है, तो ये टोटल 3 है, तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये टोटल 3 है। हमें क्या है कि अतिरिक्त वाली जो दूरी तय की गई है उसे बताना है। तो अतिरिक्त दूरी हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। अगर 3 की वैल्यू आपके पास क्या है, सॉरी, अगर √3 की वैल्यू अगर आपके पास 1500√3 है, अगर √3 की वैल्यू आपके पास 1500√3 है, तो आपके पास जो ये 2 मीटर डिस्टेंस है इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ से आपके पास 300 मीटर क्या है, 3000 मीटर जो है आपके पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। कौन सी, ये वाली। तो यही हमें बतानी थी कि जो एक्स्ट्रा जो है दूरी उसके द्वारा कवर की जा रही है वो कितनी है, वो हमारे पास 3000 मीटर है। अगर आपसे इसमें बाई चांस स्पीड पूछ लेता, तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 3000 है और टाइम हमारे पास क्या है, 5 सेकंड दे रखा है एक्स्ट्रा, तो ये 5 सेकंड, तो यहाँ से आपके पास 600 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड में निकल के आ जाती। मतलब बाई चांस इसमें क्या है कि दूरी दे रखा है, तो दूरी हमारी आसानी से 3000 मीटर आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन में एक बैग में 10 रुपए और 20 रुपए के कुल 30 सिक्के हैं और कुल राशि 500 रुपए है। सभी 20 रुपए के सिक्के से बनी राशि और सभी 10 रुपए के सिक्के से बनी राशि के बीच कितना अंतर, ये हमें बताना है। तो देखिए एक बैग में अगर 10 रुपए के और 20 रुपए के कुल सिक्के हैं, 30 सिक्के हैं, और कुल राशि हमारे पास 500 है। सभी 20 के सिक्कों से बनी राशि और 10 रुपए के सिक्कों से बनी राशि में बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास जो बैग 10 रुपए के बैग में जो 10 रुपए के आपके पास एक्स सिक्के हैं और 20 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हो जाएंगे, आपके पास 20 रुपए के टोटल आपके पास 30 सिक्के हैं। अगर टोटल आपके पास 30 सिक्के हैं और क्या है कि 10 रुपए के हमने एक्स मान लिए हैं, तो 20 रुपए के आपके पास 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब क्या करिए, आप क्या है कि अब इनका अमाउंट निकाल लीजिए। तो आपके पास जो अमाउंट निकलेगा 10 रुपए के एक्स सिक्के, तो आपके पास अमाउंट हो जाएगा टोटल 10 एक्स। 20 रुपए के 30 माइनस एक्स सिक्के, तो 20 30 माइनस एक्स हो जाएगा। और जो टोटल अमाउंट आपके पास बन रहा है वो आपके पास कुल राशि 500 यहाँ पे दे रखी है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 एक्स प्लस 10 एक्स, माइनस का 20 एक्स घटाएंगे तो माइनस का 10 एक्स बचेगा। यहाँ पे 3 दूनी 600 उधर जाएगा, 500 में घटेगा तो माइनस 100 रुपये बचेगा। 600 मतलब 500 माइनस 600, यहाँ से 20 गुणे 30, 500 माइनस 600, तो x बराबर माइनस 100, तो x बराबर आपके पास 10 आ गया। अगर x बराबर ये आपके पास 10 है तो 10 रुपए के 10 सिक्के और यहाँ पे 20 रुपए के आपके 30 माइनस 10 20 सिक्के आ जाएंगे। अब आपके पास बताना क्या है, तो 10 आपके पास 20 सभी 20 रुपए के सिक्कों से बनी राशि और सभी 10 रुपए के सिक्कों से बनी राशि के बीच का अंतर। तो मतलब जैसे हमारे पास 10 रुपए के 10 सिक्के, टोटल आपके पास 10 रुपए से जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 100 रुपए। ठीक है, कितना बन रहा है आपके पास देखोगे तो 10 रुपए के 10 सिक्के हैं, टोटल 100 रुपए अमाउंट बनेगा। और 20 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो आपके पास 20 रुपए वालों के 20 सिक्के से 400 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, 20 रुपए के टोटल 20 सिक्के हैं, तो इनका अंतर आपके पास निकल के आ जाएगा 300 रुपए। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला मेथड हो गया। अगर आपको इससे नहीं सॉल्व करना है तो एक इसका दूसरा भी मेथड है, उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि 30 रुपए सिक्के मिल रहे हैं, मतलब 30 टोटल आपके पास जो सिक्के हैं 30 सिक्के हैं। अगर क्या है कि सभी सिक्के 10 रुपए के होते तो टोटल जो अमाउंट बनता है आपके पास 300 रुपए बनता। अगर जो 30 सिक्के हैं, अगर टोटल आपके पास 20 रुपए के सिक्के होते हैं तो आपके पास टोटल आपके पास जो अमाउंट बनता है वो हमारे पास 600 बनता। और लेकिन जो अमाउंट कुल राशि बन रही है आपके पास कितनी बन रही है, 500 बन रही है, तो यहाँ से 500 आ जाएंगे। अब एलिगेशन लगा दीजिए, सिक्कों का अनुपात निकल आएगा। 500 में 300 घटाओगे 200 और 600 में 500 घटाओगे तो 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा दीजिए तो 1:2 आपके पास यहाँ से क्या है कि सिक्कों का रेशियो निकल के आ गया 1:2। और यहाँ से टोटल आपके पास 3 सिक्के, 3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मतलब मतलब जो आपके पास 10 रुपए के टोटल आपके पास 10 सिक्के और 20 रुपए के आपके पास 20 सिक्के जो है ये आपके पास हो जाएंगे। तो क्या है, अब अमाउंट निकालिए, 10 रुपए के 10 सिक्के मतलब 100 रुपए, 20 रुपए के 20 सिक्के मतलब आपके पास 400, 400 माइनस 100, 300 जो है आपका आंसर आ गया। इससे भी अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या है कि देखिए इस क्वेश्चन में आप बेसिक से सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या है कि कंपटीशन में ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं वैल्यू पुटिंग का। तो हम यहाँ पे अगर हम थीटा की जगह अगर 45 डिग्री पुट करके देखते हैं, क्योंकि 45 जो है इसके मान आसान होते हैं, पता है 45 का मान 1 हो जाता है, तो इससे क्या है कि थोड़ा आसान पड़ जाता है। साइन थीटा का आपके पास 1/√2 हो जाएगा। आपके पास इधर करते हैं, साइन थीटा आपके पास हो जाएगा 1/√2, कास थीटा आपके पास 1/√2 हो जाएगा, माइनस का 1 बट्टे में आपके पास साइन थीटा 1/√2 माइनस कॉस थीटा 1/√2 प्लस का 1 आपके पास गुणे में tan स्क्वायर थीटा आपके पास 1 हो गया, कासेक स्क्वायर थीटा आपके पास √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टे आपके पास सेक थीटा आपके पास √2 हो जाएगा और tan थीटा आपके पास 1। तो यहाँ से अगर आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ √2 कॉमन हो जाएगा, ऊपर बनेगा 2 बटे √2 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 कॉमन कर लीजिए 112, तो यार 2 बटे √2 हो जाएगा √2 माइनस 1 बटे आपके पास 1/√2 से 1/√2 कट गया, यहाँ पे बचेगा 1 गुणे आपके पास √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1/√2 माइनस 1, यहाँ से ये कट गया। आपके पास जो आंसर आएगा 1 आएगा, 1 का मतलब ए जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, एक खोखले अर्धगोलाकार बर्तन का आंतरिक व्यास 36 सेंटीमीटर है। यह 0.5 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर से बना है। बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, हमारे पास क्या होगा। देखिए ये आपके पास क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले की क्या है कि आंतरिक सरफेस कुछ होगी, एक बाहरी सरफेस होगी। तो टोटल हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है।
और दे रखा है कि आंतरिक व्यास जो है 36 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 36 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस जो आपके पास आंतरिक वाले सर्कल की हो जाएगी वो आपके पास 36/2 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास जो बाहरी रेडियस है क्या वो कितनी होगी, क्योंकि ये जो मोटाई है इसकी ये आपके पास कितनी है, ये टोटल जो मोटाई है ये वाली ये आपके पास है टोटल 0.5 सेंटीमीटर। अगर ये 0.5 सेंटीमीटर है तो जो बाहरी रेडियस ये वाली है तो ये मान लेते हैं अगर कैपिटल आर है तो ये आपके पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 18 में 0.5 सेंटीमीटर मोटी है तो 18.5 सेंटीमीटर ये कैपिटल आर मान लीजिए, इसको स्मॉल आर मान लीजिए। अब आप लोग बताइए कि बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, रिकॉल करिए। ठीक है, वैसे हम करा देते हैं। अगर ये क्या है कि आंतरिक रेडियस स्मॉल आर है और बाहरी रेडियस कैपिटल आर है तो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले अगर अर्धगोलाकार जो है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया जो बड़ा वाला सर्कल है उसका कितना होगा, वो आपके पास हो जाएगा 2πr²। जो बड़ा वाला जो आंतरिक वाला छोटा वाला सर्कल है मतलब छोटा वाला सेमी स्फीयर है उसका जो आंतरिक भाग जो टच कर सकते हैं उसका जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया वो आपके पास 2πr² हो जाएगा। बाकी आपके पास जो ये वाले सरफेस है जहाँ ये वायलेट कलर से जो मैंने मार्क किया है तो ये जो वायलेट कलर वाली सरफेस है इसको भी आप टच कर सकते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल R²। ठीक है, तो ये आपकी निकल आ जाएगी, मतलब बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले सर्कल के एरिया घटा दीजिए तो आपके पास पाई R² माइनस पाई स्मॉल R²। जब दोनों को ऐड करेंगे 3πr² प्लस 2πr² में 1πr² चला जाएगा तो ये आपका 3π टोटल जो सरफेस एरिया निकल के आएगा 3π कैपिटल R² प्लस पाई स्मॉल R² ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए तो आप रखेंगे तो पाई पहले कॉमन कर लीजिए। अगर पाई कॉमन करेंगे आप लोग तो यहाँ पे बचेगा 3 गुणे R। R आपके पास क्या है 18.5 और 18.5 को आप लोग लिख सकते हैं 37/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 37/2 का होल स्क्वायर प्लस में 18 का स्क्वायर। ये आपके पास इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए 37 का स्क्वायर होता है 1369 तो 3 गुणे 1369 बटे आपके पास 4 हो गया माइनस आपके पास 18 का स्क्वायर 324 हो गया। अगर आगे आप सॉल्व करेंगे तो 3 9 27 3 18 2 20 13 69 2 71 13 39 2 41। ठीक, यहाँ पे 4107 बटे आपके पास 4 माइनस 324 ये आपके पास पाई जो है कंटिन्यू है। अब 4 से भाग करेंगे तो 4 1 4 जीरो लगाएंगे 4 दूनी 8 2 बचे 4 छंग 24 4 सटे 28 4 पंचे 20 माइनस 324 घटा दीजिए आपके पास जो बचेगा ये पाई रिमेनिंग है साथ में तो 1026 में जब 324 ये ऐड में है प्लस में ऐड में है मैंने घटा दिया है तो 1026 में जब 324 जोड़ोगे तो 26 24 आपके पास 350 हो गए तो 1350.75 पाई जो है राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा इसमें क्या है कि बिगड़ ही जाती है। बाकी आपका जो आंसर आ जाएगा 1350.75 सी वाला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो 5x² प्लस 1 माइनस 7x बटे 5x बराबर 7 है तो अंडर रूट x प्लस 1 बटे अंडर रूट x का मान क्या होगा। देखिए अंडर रूट x प्लस 1 बटे अंडर रूट x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x प्लस 1 बटे x का मान पता होना चाहिए। तो x प्लस 1 बटे x कैसे निकलेगा, 5 की अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x² प्लस 5 तो 5x² प्लस 5 को 5x से भाग कर दीजिए तो 5x² में जब 5x से भाग करेंगे तो आपके पास केवल x बचेगा प्लस 5 बटे 5x करेंगे तो यहाँ पे 1 बटे x बचेगा प्लस का माइनस का 7x बटे 5x तो यहाँ पे माइनस 7 बटे 5 जो है ये बराबर हो जाएगा 7 के जो दे रखा है। तो यहाँ से जो x प्लस 1 बटे x जो है ये बराबर हो जाएगा 7 प्लस 7 बटे 5 के 5 सते 35 7 42 बटे 5 ही हो जाएगा। और यहाँ से x हमें निकालना क्या है, x प्लस x से अंडर रूट x प्लस 1 बटे अंडर रूट x। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा x² अगर दे रखा हो x² प्लस 1 बटे x² बराबर a तो आपके पास जो x प्लस 1 बटे x है कहने का मतलब पावर रूट x² का रूट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट a प्लस में 2। इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे x प्लस x 1 बटे x से क्या है कि रूट लेना है, x² जैसे रूट लिया x है तो यहाँ पे x का रूट लेंगे तो रूट x प्लस 1 बटे रूट x जो है ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 42 बटे
5 + 2, तो 2 पंचे 10, 52/5 जो है ये आपके पास अंडर रूट में इसका आंसर आ जाएगा। तो सी जो है राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलेंगे तो ए, बी और सी ने क्रमशः 2,64,000 रुपये, 3,12,000 रुपये और 3,60,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। एक कार्यशील भागीदार है और उसे कार्यशील भत्ते के रूप में लाभ का 20% मिलता है और शेष को उनके अनुपात के निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी द्वारा प्राप्त राशि 1,21,500 रुपये है तो कुल लाभ बताना है, क्या होगा। देखिए इनमें क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लिया करिए। तो इन्वेस्टमेंट में देखेंगे रेशियो में 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जा रहे हैं। अब किससे कट रहा है, 6 से देखेंगे कटेगा तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 दून 12, 6 छरंग 36। अभी 4 से और कट रहा है, तो यहाँ से ए, बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, 4 से काटेंगे 44/4 11 हो जाएगा और आपके पास 52/4 13 हो जाएगा और आपके पास 60/4 15 हो जाएगा। ठीक है, ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि एक कार्यशील भागीदार है और उसे कार्यशील भत्ते के रूप में लाभ का 20% मिलता है। कहने का मतलब ए जो है जो लाभ कमाया इन लोगों तीनों ने मिलकर, ए जो है एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, तो 20% अपने पास रख लेगा, बाकी 80% जो है सी के पास, मतलब बी के पास और सी के पास, सबके पास बटेगा, जो इस अनुपात में बटेगा 80%। आगे दे रखा है और शेष को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाए। ठीक है, यदि सी द्वारा प्राप्त राशि इतनी है, देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट पी है तो पी का 80% इन तीनों के पास बटेगा, तो 80% मतलब क्या होता है 4/5, तो पी का 4/5 इनके बीच बटेगा। लेकिन जो पी का 80% है उसका जो सी को मिल रहा है वो 15 बटे, टोटल हमारे पास कितना है 15 13 आपके पास 28 11 39, ये जो है बराबर आपके पास 1,21,500 के। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 15 5 से काटेंगे 5 3 15 हो गया, 3 से काटेंगे 13 3 39 हो गया। अब क्या है कि 11 से गुणा कर दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए। 4 से अगर इधर काट दें तो 4 3 12 हो गया, हासिल 0 लगाएं, जीरो आगे लगाएंगे, 4 3 12 हो गया, 3 बचे, 4 7 28, 4 पंचे 20। तो यहाँ से जो आपके पास प्रॉफिट टोटल आ जाएगा 13 5 65, 13 7 91, 6 आप जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा, 13 3 39 में 9 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, 13 3 39, तो 39 46 75, 39 46 75, 39 46 75, कहीं गड़बड़ हुई है। देखिए फिर से गुणा करेंगे, 13 5 65, 13 7 91, 91 में 6 जोड़ देंगे 97 के हासिल आए 9, 13 3 39, 39 में 9 जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा। तो आपके पास ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटे कम समय लगता है। ए की गति क्या है। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ए की गति बतानी है। चलिए, और ए और बी की गति मतलब दे रखा है कि ए की गति जो है बी की गति से, अगर ए बी की गति x है तो ए की गति मान लेते हैं s है, अगर बी की गति s है तो ए की गति s + 25 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए यहाँ पे गति निकालना है और इनके जो 4 घंटे कम समय, टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है 4 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, तो हम लोग टाइम को बराबर कर लेते हैं। टाइम बराबर मान लेते हैं TA - TB, देखते हैं किसको ज़्यादा समय लग रहा है। देखिए ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी में तय किए गए में लिए गए समय से 4 घंटे कम समय लगता है। तो ए को कम लग रहा है, बी को ज़्यादा लग रहा है, तो बी को ज़्यादा लग रहा है तो बड़े वाले को आगे रख देंगे तो TB - TA। तो यहाँ से जो टोटल समय लग रहा है वो हमारे पास 4 घंटे हैं और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो बी क्या है कि 250 किलोमीटर दूरी जा रहा है और कितने स्पीड से, वो स्पीड जो पकड़े है बी वो आपके पास एस है, माइनस का ए के बारे में क्या है कि ए 300 किलोमीटर दूरी जाता है और उसकी जो स्पीड लग रही है वो आपके पास s + 25 है। अब कैलकुलेट करिए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एस का मान क्या होता है। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में जो है आपका जो सबसे सिंपल वैल्यू दिखा करे वो रखा करिए। अगर यहाँ पे सी बराबर हम 50 तक रहेंगे तो क्या 50 जो है 300 से भी कटता है, 250 से कटता है,
मैक्सिमम टाइम याद रखिए कि जो आपके पास जो ये ऊपर जो आपके पास डिस्टेंस दी होती है, इसी का जो कोई एचसीएफ होता है वही आपका आंसर होता है, वही आपकी गति निकल के आ जाती है। हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम, आप वेरीफाई कर लीजिएगा बाकी कि मतलब क्या है कि जो आपके पास गति है उसका जो कोई ना कोई एचसीएफ होता है, उसका कोई ना कोई गुणनखंड फैक्टर जो है वही आपके पास आंसर होता है। इनका जो गुणनखंड है हमारे पास ऑप्शन में 50 दिख रहा है, अगर 50 यहाँ पे रखेंगे तो 250 बटे 50 माइनस का 300 बटे 50 25 75, तो 75 में चक्को हो जाएगा यहाँ पे, और 5 25, एक ही गति। देखिए एक ही गति, देखिए यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, देखिए एक ही गति क्या है 50 है, तो s प्लस 25 50 है। अगर s प्लस 25 50 है, यस प्लस 25 जो है अगर वो 50 दे रखा है तो s बराबर आपके पास 25 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये नीचे आपके पास 50 हो जाएगा, ये टोटल हमारे पास 50 दे रखा है, और माइनस का 250 बटे आपके पास ये 25 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 25 दाम 50 छक्का, तो 10 में 6 गए, आपके पास 4 आ गया, वेरीफाई हो गया। तो ये आपके पास बराबर कितना आ रहा है, ये बराबर 4 आ रहा है। अब आपको खुशी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कच्चा 7 8 वाला याद आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलेंगे तो ए और बी एक साथ एक काम का 13 बटे 15 भाग करना है, तथा बी और सी को एक साथ उसी काम को 11 बटे 20 भाग करना है। यदि ए और सी की मजदूरी के बीच का अंतर 19,000 रुपये है तो ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी है। तो देखिए ए और बी को टोटल काम का मतलब जो ए और बी और सी जो है कर रहे हैं उसका कितना हिस्सा कर रहा है, वो आपके पास 13 बटे 15 है। और आगे दे रखा है बी और सी को टोटल का कितना लग रहा है, टोटल मतलब ए और बी प्लस सी साथ काम करें तो उसके पास जो दे रखा है वो आपके पास दे रखा है 11 बटे 20। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी के लिए टोटल यहाँ पे 15 यहाँ पे 20 है, तो इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे जो है आप यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए, 15 चक्को 60 होता है, यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, तो ए बी सी दोनों में बराबर हो जाएगा 60 60। यहाँ पे हो जाएगा 13 चौको 52 बटे 60, यहाँ पे हो जाएगा 11 33 बटे 60। अब देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी अगर 60 है और बी प्लस सी आपके पास 33 है, तो यहाँ पे किसकी कमी है, ए की कमी है। तो इसमें घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में बी प्लस सी को घटा देंगे तो ए आपके पास जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 60 माइनस 33 बराबर 27। अब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी 60 है, अगर ए प्लस बी घटा देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी घटाएंगे तो सी निकल के आएगा, और जो सी निकल के आएगा वो आपके पास 8 हो जाएगा। अब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी 60 है, लेकिन ए हमारे पास 37 सी 8, तो ए सी आपके पास 37 8 35 हो गया। कितनी कमी है, बी के पास 60 में 35 में कितना जोड़ दिया तो 60 हो जाए, तो बी के पास आपके पास निकल आ जाएगा 25, 35 में 25 60 हो जाएंगे, तो बी की एफिशिएंसी आपके पास 25 हो गई। अब दे रखा है ए और सी की मजदूरी के बीच का अंतर 19,000 है, ए और सी इनके बीच की मजदूरी के अंतर यहाँ पे देखेंगे, इनकी जो एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एफिशिएंसी है ए की बी की और सी की, और यहाँ पे दिन की कोई चर्चा नहीं करी गई है। तो क्या है कि जो इनकी एफिशिएंसी जिस रेशियो में होगी उसी रेशियो में इनका जो है मजदूरी होगी। तो यहाँ पे ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस 27 माइनस 8 जो होता है वो 19 होता है, और 19 की वैल्यू आपके पास 19,000 दे रखी है। हमें बतानी किसकी है, हमें बतानी है ए बी सी की कुल मजदूरी, और ए बी सी की कुल मजदूरी हमारे पास कितनी है, टोटल मतलब एफिशिएंसी 60 है, तो 60 का 1000 गुना, क्योंकि यहाँ पे 1000 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 60 का 1 गुना करेंगे 1000 गुना, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 60,000 रुपये जो है तीनों की मजदूरी हो जाएगी। तो बी वाला जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में अगर हम चलेंगे तो दे रखा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, मान लेते हैं ये त्रिभुज पी क्यू आर है, पी बराबर 120 डिग्री, तो ये आपके पास 120 डिग्री है। एस पी एस पर यस जो है यस पर पी एस लंब क्यू आर है, तो पी एस लंब क्यू आर, तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, तो क्यू आर पे जो परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा, अब आगे दे रखा है और पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, तो पी क्यू प्लस ये हमारे पास एस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर है आपके पास। इस क्वेश्चन का करने का एक थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, एक ही अलग ही मेथड है। अगर मान लेते हैं ये एक्स है, अगर ये वाई है, तो आपके पास क्यू पी प्लस क्यू एस बराबर एस आर है, तो क्यू पी प्लस क्यू एस आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो आपके पास ये है, आपके पास एस आर भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या है
कि एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मान लीजिए लाइन ड्रा हुई, क्यों ड्रा की आपको अब समझ में आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है कि अगर ये पी क्यू प्लस क्यू एस आपके पास इनका सम x प्लस वाई है, तो एस आर का सम भी एक्स वाई होना चाहिए। अब मान लेते हैं ये कोई भुजा टी है, तो ये आपके पास अगर ये एस आर जो है x प्लस वाई है, हमने एक रेखा टी खींची है जो बीच से इसके होते गुजरती है। हम मान लेते हैं जो यस टी जो है ये आपके पास x है, ये y है, तो यहाँ से एस आर आपके पास क्या हो गया, एस आर भी x प्लस वाई हो गया। अब क्या है कि यहाँ से ये हुआ कि आपके पास पी क्यू और क्या है कि देखिए एक चीज देखिएगा, क्यू एस एस टी ये दोनों क्या है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। इसको देखो आसान करने के लिए, ये जो यहाँ पे y है तो इसको भी y मानिए, इसको x मान लीजिए, तो अभी भी क्या है एक्स वाई है, x प्लस वाई है। ऐसा है कि ये बराबर है इसके, अगर ये इसके बराबर है ये कॉमन हो गया है, ठीक है, ये इसके बराबर है ये कॉमन हो गया, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या हुआ ये 90 डिग्री, ये साइड और इनके बीच का एंगल, ये साइड इनके बीच का एंगल। तो आपके पास जो त्रिभुज पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस जो है ये आपके पास सर्वनाम नहीं हो गया, त्रिभुज पी टी एस के हो गया ना। पूरी जो है क्या है कि किससे हुआ है, साइड एंगल साइड से, किसकी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। एक ये वाली साइड इसके बराबर है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, और बीच का जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये बराबर है तो आपके पास जो ये पी क्यू है वो आपके पास पी टी के बराबर हो जाएगी, तो ये आपके पास कंडीशन हो जाएगी पी क्यू बराबर पी टी। तो तीसरी भुजा भी आपके पास ये आपके पास क्या हो गई, अगर ये आपके पास एक्स हो गई। अगर आप मान लेते हैं ये एक्स है और ये भी एक्स है, और यहाँ पे इसको अगर हम थीटा मान लें, तो ये इसके सामने इस सेम साइड के सामने अगर थीटा है तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और क्या होगा, किसी ट्रायंगल में मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें ये थीटा है और ये थीटा है, तो अपोजिट जो साइड का सम होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, दोनों का सम हो जाता है 2 थीटा, तो यहाँ पे आपके पास 2 थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू टी में, तो आपके पास जो है एक्स के सामने 2 थीटा, तो यहाँ पे एक्स के सामने पे भी 2 थीटा हो जाएगा। अब क्या है, ये ट्रायंगल देखेंगे पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में आप देखिए, तो इसमें आपको यहाँ देखेंगे कि आपके पास ये 120 डिग्री है प्लस 2 थीटा प्लस थीटा, तो 120 प्लस 2 थीटा प्लस थीटा, ट्रायंगल में आपका समय कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 3 थीटा आपके पास 60 आ गया, तो थीटा आपके पास 20 आ गया। और हमें बस बताना किसका था, कोण क्यू का बताना था, कोण क्यू मतलब 2 थीटा, अगर थीटा 20 है तो थीटा आपके पास 40 हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में अभी भी अब मतलब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी स्टिल कोई डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, हम क्या है उसका जरूर आपको रिप्लाई देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 16 प्लस 8 रूट 3 माइनस 37 माइनस 20 रूट 3 का मान हमारे पास क्या है, ये हमें बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। देखिए 8 रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 4 रूट 3, ठीक है। अब क्या है कि आप फार्मूला बनाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इससे क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या है कि अंडर रूट वाला कट जाएगा, तो हम लोग इसको अंडर रूट को मिस करना है, तो उसके लिए हम क्या है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। तो क्या है कि इसको ऐसा फैक्टराइजेशन करिए कि जिसका स्क्वायर का सम 16 आ जाए। तो हम यहाँ पे अगर ए को 2 ले लें और बी को आप क्या है कि 2 रूट 3 ले लें, तो देखेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 3 12, 12 4 16 हो गया ना। तो यहाँ से ये आपके पास जो हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 3 12, 12 4 16 हो गया, प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 दूनी 8 रूट 3, सेम चीज़ ही लिखी हुई है, ठीक है। मैंने कहा है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया है। आगे माइनस करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ऐसे करने के लिए ही बने होते हैं, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब आगे जैसे यहाँ पे 20 रूट 3 है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करिए, किसमें, इसको ब्रेक करिए 2 इंटू 10 रूट 3 में। अब क्या है कि 10 रूट 3 को ऐसे फैक्टर बनाइए कि जिसके स्क्वायर का सम 37 हो जाए। तो आप कैसे बना सकते हैं, देखिए आप सोचिए 10 तो नहीं ले सकते 10 रूट 3, क्योंकि 10 लेंगे तो 100 बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। आप क्या है कि इसको 5 इंटू 2 रूट 3 इसमें तोड़ सकते हैं। अगर इसमें तोड़ेंगे तो 5 25, 2 दूना 4 3 12, 25 12 37 हो गया। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 5, अब क्योंकि माइनस है बीच में तो 5 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि रूट से ये स्क्वायर से ये रूट मिस हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट मिस हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 माइनस
और यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है, 2√3 बड़ा है या 5 बड़ा है। जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव में होगा, जो छोटा होगा आपके पास नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे दो दूना क्योंकि यहाँ पे देखिए √3 में आंसर नहीं आ रहा, रूट में आंसर नहीं आ रहा है ना। अगर रूट में आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास किस में कट रहा होगा, आपके पास यहाँ पे √3 वाली वैल्यू कट रही होगी। तो यहाँ पे अगर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में बनाइए। यहाँ पे माइनस बनाने के लिए आप क्या इसको प्लस लीजिए, इसको माइनस ले लीजिए, क्योंकि अगर ये अंदर माइनस में कुछ कॉमन लेते हो, देखिए इसको क्या है कि इसको लिख सकते हो 2√3 - 5 का होल स्क्वायर। 2√3 - 5 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी सेम ही आएगा वो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में कहीं √3 दिख नहीं रहा है तो हमें √3 काटना है, तो इसीलिए हमने क्या है कि 2√3 - 5 कर लिया। तो अब क्या है कि ये हमारे पास बचेगा -5 - 5 + 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का 2√3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास हो गया माइनस का 2√3, यहाँ से 2√3 कट गया, 5 2 7 जो है आपके पास यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर +1 बराबर, हमें बताना है किसके बराबर है। चलिए, ऊपर साइन कॉमन है तो साइन कॉमन कर लेते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस कॉमन है तो कॉस कॉमन कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि cos कॉमन कर लिया हम लोगों ने। और इसका स्क्वायर जो है ये हमारे पास है +1। अब क्या है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा। अब आपको इसको देख के याद आ रहा होगा cos 2 थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो cos 2 थीटा कट गया, साइन बटे cos आपके पास tan स्क्वायर थीटा हो जाए, tan स्क्वायर थीटा +1, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आपके पास sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो आपके पास sec स्क्वायर थीटा मतलब बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे तो ए ने 38 किलोग्राम चावल 54.50 रुपये प्रति किलोग्राम, 45 किलोग्राम चावल 62 रुपये प्रति किलोग्राम और 55 किलोग्राम चावल 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने इस मिश्रण को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, आपके पास क्या होगा। देखिए, ए के बारे में दे रखा है कि ए ने 38 किलोग्राम चावल कितने में खरीदा, 54.5 रुपये प्रति किलोग्राम में। 45 किलोग्राम चावल उसने कितने में खरीदा, 45 किलोग्राम चावल उसने 62 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा। ठीक है, इसको क्या है कि 62, इसको क्या है कि पहले वाले में 54.5 रुपये प्रति किलोग्राम है, और आखिरी में आपके पास 55 किलोग्राम चावल उसने जो खरीदे हैं, उसने खरीदे हैं 48 रुपये प्रति किलोग्राम में, 48 रुपये पर केजी में। अब क्या है कि इसको सॉल्व करिए, और इनसे क्या है कि 38 की क्वांटिटी, 45 क्वांटिटी, 55 की क्वांटिटी को क्रमशः 54.5 रुपये प्रति किलोग्राम, 62 रुपये प्रति किलोग्राम और 48 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा गया। इनका कंबाइंड रेट कास्ट प्राइस निकालिए कितना है। तो जो कंबाइंड इनका कास्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग इसमें डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन से ये इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, अदरवाइज आप इसको जो है कैलकुलेट करते रह जाएंगे, आंसर जो है कास्ट प्राइस निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो इनका डेविएशन में क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि जो इनका एवरेज है वो हमारे पास 50 रुपये पर किलोग्राम इनका प्राइस है, जो सीपी है। अब कंपेयर करिए, 50 से कितना है, 4.5 ज़्यादा है। अब ये 4.5 कितने में ज़्यादा है, 38 लोगों में, तो 38 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे कितना ज़्यादा, 50 से 12 ज़्यादा 62, तो 12 कितने लोगों में, 45 लोगों में। आगे देखेंगे 50 से 2 कम है 48, तो 2 माइनस में, और कितने लोगों के बीच, 55 लोगों के बीच। और ये जो बटेगा किनके बचेगा, 38 + 45 + 55, तो आप जोड़ेंगे तो 45 55 में आपके पास 100 हो जाता है, 100 में 138, ये आपके पास यहाँ से सीपी निकल के आ जाएगा। तो 50 करेंगे प्लस ये आपके पास क्या करेंगे, जब जो गुणा करेंगे तो 45 दूना 90 कर लीजिए। देखिए 38 को 19 × 2 लिख दीजिए, तो 19 × 2 से 4.5 की जब 2 से गुणा करोगे 9 हो जाएगा, 19 9 या 171 हो जाता है। अब 12 की जब 45 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 और 6 नहीं 54, 540 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपके पास 110 हो जाएगा, यही हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनको सम कर लीजिए। तो देखिए इसमें 110 घटाएंगे तो आपके पास बनेगा 430 प्लस 171, ये आपके पास बनेगा 601 बटे 138, सही है ये। 540 ऐसे कर लीजिए कि 71 में 10 घटा दीजिए, क्योंकि 171 से 100 से 100 कर जाएगा, 71 में 10 घटाएंगे 61, जब 61 में जोड़ेंगे तो 540 में 61 जोड़ेंगे तो 601 हो जाएगा, 138 से भाग करना है। ओह
कैलकुलेशन आ गई। अब क्या करिए, ऐसी कैलकुलेशन में भाग करना है। अब आपके पास कोई चारा नहीं है अप्रोक्सीमेशन लेने के, तो अप्रोक्सीमेशन ही लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 140 लेते हैं। अगर आप इसको 140 और इसको जो है 600 ले लेंगे तो आपके पास जीरो से जीरो कट जाएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा 30/7, तो 7×28 काटेंगे तो 7×28, 30/7 मतलब 7×28, 2 बचेंगे आपके पास, 20 हो गया, 7×21, 4.3, तो मतलब 54.3 के अप्रॉक्स जो है आपके पास, ये आपके पास सीपी आ गया। और इसको आपको बीज कितने में रहे, 54.3 में खरीद रहे हैं, और जो आपको इसको सेल कर रहे हैं आप इसको 65 रुपये में। तो आपको यहाँ से टोटल कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप यहाँ से 10.7 प्रॉफिट कमा रहे हैं, टोटल 10.7, और कितने पे टोटल सीपी आपके पास 54.3 है। अब जब आप इसको भाग करोगे और गुणे 100 से करोगे तो यहाँ आपके पास जो आएगा, देखिए कैलकुलेशन जो ये क्वेश्चन है कैलकुलेटिव है, इतना आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। सबसे जो आसान है यही है। तो यहाँ पे 160/543, क्योंकि 160.7 ज़्यादा था और नीचे 54.43 से दशमलव उड़ा दिए और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो गुना करेंगे तो 1086 हो जाएगा। तो 1086 तो है नहीं, ये आपके पास क्या है कि 20 गुना करेंगे तो आपके पास 10,860 हो जाएगा। तो 20 गुना से थोड़ा सा कम होगा, और थोड़ा से कम होने का मतलब है कि क्योंकि देखिए 10,086 होगा और आपके पास कितना 10,070 है, ऊपर 1,070 है, नीचे 1,086 हो रहा है। तो क्या है कि 20 से हल्का सा कम होगा, बी वाला जो है यही आपके पास आंसर होगा, 19.2 के आसपास नहीं जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन किए, यही आंसर आना चाहिए और यही होगा भी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो पांचे एक साथ फेंके जाते हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि फलकों पर आने वाली संख्याओं का योग या तो 3 या 5 से विभाज्य हो। चलिए हम लोग क्या है कि 3 से विभाज्य और 5 से विभाज्य संख्याएं ढूंढते हैं। देखिए दो पांचे को अगर फेंकेंगे तो आपके पास टोटल जो सैंपल निकल के आएंगे वो आपके पास निकल के आएंगे 6×6 = 36। लेकिन हमारे पास फेवरेबल जो केस है वो तो ये निकल के आएंगे कि जिनका योग 3 या 5 से विभाज्य हो। तो हमारे पास 3 से विभाज्य होने के लिए या तो 3 आए, या तो 6 आए, या तो 9 आए, या तो 12 आए। देखिए क्या है कि मैक्सिमम जो आपके पांचे पर या तो 6 आ सकता है, 6×6 = 12, मतलब सम जो है 12 से ऊपर नहीं हो सकता है, तो ये आ सकता है। अब 5 का योग भी चाहिए, तो 5 के लिए या तो 5 आ सकता है या तो 10 आ सकता है, 10 से ऊपर नहीं जाएगा 5 का मल्टीपल, क्योंकि पांचे में मैक्सिमम 12 ही बन सकता है। अब 3 के आपके पास कितने केस बनेंगे, 3 के केस देखेंगे तो 1 1 2 हो गया, और आपके पास 2 1 हो गया, आपके पास यही केस लग रहा है। छाके देखेंगे तो छाका 1 से शुरू करिए, 1:5 हो गया, इसका उल्टा भी आपका सही होगा, 5:1। अब दूसरा आपके पास 2 करिए तो 2 4 हो जाएगा, और 4 2 कर दीजिए। तीसरा आपके पास क्या है, बढ़ाइए 2 हो गया, 3 कर दीजिए, 3 और 3, अब आके आपके पास शामिल हो जाएंगे 2 4 2 और 5 1। अब आपके पास 9 के करिए, 9 के अगर आप केस बनाएंगे तो आपके पास 1 से जोड़िए, 1 से तो नहीं बनेगा, ये आपके पास मिनिमम कितने से बनेगा, 5 4 और 4 5, और कोई केस बनेगा 9 का 6 3, तो आपके पास 6 और 3 का भी बन जाएगा। ठीक है, और 12 के आपके पास 6 और 6 का ही बनेगा केवल। अब 5 की बनाइए, अगर 5 की बनाएंगे आप तो 5 का आपके पास 1 4 बनेगा, 4 1 बनेगा। 5 का दूसरा बनाएंगे तो 2 3 बनेगा, 3 2 बनेगा, टाइम टेकिंग है। अब क्या है कि अगला जो बनाने जाएंगे, 3 2 हो गया 5 का, अब 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 3 का तो नहीं होता, 4 1 सब शामिल हो गए। अब 10 का क्या आपके पास 5:5, यही जो है पॉसिबल है। अब देखिए कोई केस छूटा नहीं है, देखिए कोई केस छूटा नहीं है। देखिए 3 में 1 2 2 1 हो गया, 6 में देखेंगे तो 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, ये 6 हो गए। ठीक है, टोटल 3 ही केस बनेंगे। 9 में देखेंगे आप तो आपके पास 6 3 9, अब आपके पास 3 6 भी तो हो सकता है, 6 3 है तो 3 6 भी आपके पास हो जाएगा, और कोई बन सकता है 4 5 3 6 6 3, और आपके पास 5 6 2 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 4 4 9 हो गया, 6 6 हो गया। 5 के देखेंगे 1 4 4 1 3 2 2 3, और आपके पास 5 का आपके पास और कौन बन सकता है, 1 4 हो गया, 4 1 हो गया, और यहाँ पे 10 के और एक केस बन सकता है 6 और 4 का
और 4 और 6 का, ठीक है, ये भी केस बन जाएगा। टोटल आप केस काउंट करिए, अब आपके पास टोटल बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल आपके पास जो केस निकल के आ गए 19 निकल के आ गए जो फेवरेबल केस हैं, और टोटल केस आपके पास 36 थे। तो 19 बटे जो 36 है आपके पास बी जो है राइट हो जाएगा। आई होप आपको अब तक के जितने भी सवाल थे उसमें कहीं भी डाउट नहीं होगा और अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, बाकी आपके नेक्स्ट कल एपिसोड में फिर मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद जय भारत।